दोस्तों आज हम बोंको बाबू को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने बोंको बाबू का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बोंको बाबू को समझ में नहीं आ रहा कि वो बोलें तो बोलें क्या। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि वो अजीब सा क्रिएचर ना अपनी लंबी पतली और हड्डियों जैसी उंगलियों से बोंको बाबू के हाथ और पैरों को दबा रहा था, जैसे मानो वो बोंको बाबू को चेक कर रहा हो। और फिर जब उसने बोंको बाबू को अच्छे से चेक कर लिया तब उस क्रिएचर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा, मैं एंग हूँ, प्लेनेट क्रैनियस से। मैं इंसान से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हूँ, इंसान से काफ़ी बेहतर हूँ। ये बात सुनकर बोंको बाबू बहुत शौक हो गए। क्या ये क्रिएचर जो सिर्फ लगभग 4 फीट का है, बोना सा, इतने पतले हाथ पैर हैं इसके और अजीब सा फेस है इसका, और कह रहा है कि इंसान से सुपीरियर है, इंसान से बेहतर है। ये सोचकर बोंको बाबू को हंसी आ गई और वो ऑलमोस्ट ज़ोर से हंसने ही वाले थे। तभी एंग ने तुरंत उनका दिमाग पढ़ लिया और बोला, इतना डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। तुम कितनी लैंग्वेजेस जानते हो? बोंको बाबू थोड़ा कंफ्यूज हुए, सोचने लगे और सर खुजाते हुए बोले, बंगाली, इंग्लिश और हिंदी, थोड़ी सी हिंदी। मेरा मतलब दो और आधी, 2-2.5 लैंग्वेज आती है ना? हाँ, एंग ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं 14,000 लैंग्वेजेस जानता हूँ। तुम्हारे पूरे सोलर सिस्टम में ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो मुझे नहीं आती हो। मैं 31 और लैंग्वेजेस को भी जानता हूँ जो दूसरे प्लैनेट्स पर बोली जाती हैं। मैं 25 प्लैनेट्स पर जा चुका हूँ। तुम्हारी एज क्या है? बोंको बाबू ने जवाब दिया, मैं 50 साल का हूँ। एंग ने कहा, मैं 833 साल का हूँ। क्या तुम जानवरों को खाते हो? बोंको बाबू ने अभी हाल ही में काली पूजा के दिन मटन करी खाई थी, तो वो झूठ बोलते तो बोलते कैसे कि मैं मीट नहीं खाता। मीट तो अभी थोड़े दिन पहले ही खाया था उन्होंने, काली पूजा वाले दिन। एंग ने बताया, हमने कई सदियों पहले मीट खाना बंद कर दिया है। उससे पहले हम लगभग हर तरह के क्रिएचर्स का मांस खाते थे। शायद मैं तुम्हें भी खा चुका होता। ये सुन के बोंको बाबू डर गए और डर के मारा उनका गला सूख गया। एंग ने कहा, ये देखो, और उसने बोंको बाबू को एक छोटी सी चीज़ दिखाई। वो बिल्कुल एक छोटे पत्थर जैसी लग रही थी। जैसे ही बोंको बाबू ने उसे छुआ, उनकी पूरी बॉडी में फिर से एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया। एक झटका सा महसूस हुआ। डर के मारे उन्होंने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। एंग मुस्कुराया और बोला, थोड़ी देर पहले तुम हिल भी नहीं पा रहे थे, याद है ना? पता है क्यों? सिर्फ इस छोटी सी चीज़ की वजह से। जो मेरे हाथ में है ना ये चीज़, इसकी वजह से तुम हिल भी नहीं पा रहे थे। किसी भी दुश्मन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये उसे कम्प्लीटली पावरलेस बना सकती है। ये चीज़ दुश्मन को बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेजान बना देती है और उसको कोई नुकसान भी नहीं होता। अब बोंको बाबू सच में हैरान हो गए। धीरे धीरे उनका दिमाग उस शौक से बाहर आ ही रहा था। एंग ने पूछा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे, या कोई ऐसा सीन जो तुम हमेशा से देखना तो चाहते थे पर देख नहीं पाए? अब बोंको बाबू सोचने लगे। वो सोचते हैं कि अरे पूरी दुनिया ही देखनी बाकी है। दोस्तों, बोंको बाबू ज्योग्राफी पढ़ाते ज़रूर थे, लेकिन ख़ुद उन्होंने बंगाल के कुछ गांव और शहरों के अलावा कुछ नहीं देखा था। बाहर का तो छोड़ ही दो, पूरी तरह से बंगाल को भी नहीं घूम पाए थे जहाँ पर वो रहते हैं। बंगाल में इतनी सारी जगहें थीं जो उन्होंने कभी नहीं देखी थीं। द स्नो कैप्ड हिमालयाज, द सी शोर इंडिका, द फॉरेस्ट इन द सुंदरबंस, और इवन दैट फेमस बनियान ट्री इन द बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ शिवपुर। कितनी जगहें हैं देखने के लिए, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है बोंको बाबू ने। लेकिन ये सब बातें बोंको बाबू ने एंग को नहीं बताई, सिर्फ वो सोच रहे हैं। और आखिर में बस उन्होंने इतना कहा, वैसे तो बहुत सी जगहें हैं जो मुझे देखनी है, मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं नॉर्थ पोल जाना चाहता हूँ। मैं एक गर्म देश से आता हूँ ना, यहाँ पे गर्मी बहुत है, इसलिए दोस्तों अब एंग ने एक छोटा सा ट्यूब निकाला जिसकी एक साइड पर ग्लास लगा हुआ था, और उसने कहा कि इस ट्यूब के थ्रू देखो। और दोस्तों जैसे ही बोंको बाबू ने उस ग्लास से देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो जो देख रहे हैं क्या वो सच है। उनके सामने एक एंडलेस, कभी ना ख़त्म होने वाली सफ़ेद दुनिया थी। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। छोटी छोटी बर्फ़ की पहाड़ियाँ भी थीं। ऊपर आसमान गहरा नीला था, और उस आसमान में ना रेनबो जैसा रंग हर पल अलग अलग शेप्स बना रहा था। और उस जगह का नाम था अरोरा बोरियालिस। और फिर बोंको बाबू ने देखा एक इग्लू यानी बर्फ़ का घर, और कुछ पॉलर बियर्स भी थे वहाँ पर मौजूद। अचानक उनकी नज़र एक अजीब से जानवर पर पड़ी। शुरुआत में वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा जानवर है। फिर उन्हें एकदम से ध्यान आया, हाँ वो वॉलरस था।
दो वॉलरस एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनके बड़े बड़े दांत जो मूली जैसे लग रहे थे, वो दांत बाहर निकले हुए थे और वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, हमला कर रहे थे। लड़ते हुए वॉलरस के ज़ख्म से सुर्ख लाल खून बह रहा था और वो खून जब सफ़ेद नरम बर्फ़ पर गिर रहा था तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये दिसंबर का महीना था, बहुत ठंड रहती है दिसंबर के टाइम पे, आपको तो पता ही है। और बोंको बाबू एक ऐसी जगह को देख रहे थे जो पूरी तरह से बर्फ़ के लेयर्स के नीचे छुपी हुई थी, ढकी हुई थी। अक्सर होता है ना, जब आप ठंड में कोई बर्फीला इलाका देखते हैं तो और ज़्यादा ठंड लगने लगती है आपको, या गर्मी में कोई गर्म इलाका देखोगे और ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ठंड का बहुत माहौल है वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी बोंको बाबू पसीना पसीना हो गए। उन्हें बड़े पसीना आ रहे थे। पसीने इस वजह से छूट गए उनके क्योंकि एंग ने कमाल ही ऐसा कर दिया, कारनामे ही ऐसे कर दिया एंग ने कि उनके पसीने छूट गए। एंग ने पूछा, ब्राज़ील के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम वहाँ नहीं जाना चाहोगे? बोंको बाबू को फ़ौरन याद आया पिरान्हास, वो डेंजरस मछलियाँ जो मीट खाती हैं। और फिर उन्हें हैरानी हुई कि एंग को कैसे पता है कि उन्हें क्या देखना है। इसे कैसे पता है कि मुझे ब्राज़ील देखना है जो मुझसे पूछ रहा है। फिर बोंको बाबू ने दोबारा से ट्यूब से देखा और इस बार उन्होंने एक घना जंगल देखा जहाँ धूप भी बड़ी मुश्किल से ज़मीन तक पहुँच रही थी। कहने का मतलब ये है कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, हरियाली बहुत ज़्यादा घनी थी, तो धूप बड़ी मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। पेड़ों की वजह से धूप नहीं पहुँच पा रही थी, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पर थे। वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसके ब्रांच से कुछ लटक रहा था। बोंको बाबू शॉक हो गए, ये क्या है? वो एक बहुत ही बड़ा सांप था जिसे उन्होंने तुरंत पहचान लिया था, एक एनाकोंडा। उन्हें याद आया कि इसके बारे में उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक में पढ़ा था। कहा जाता है कि ये पाइथन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, बोंको बाबू जंगल का सीन देख तो रहे थे पर उन्हें पिरान्हा फिश कहीं पर भी दिख नहीं रही थी। फिर उन्होंने एक नाले को देखा जिसके किनारे क्रोकोडाइल्स धूप में आराम से सो रहे थे। अचानक एक क्रोकोडाइल हिला और पानी में कूद गया, छप्पैक। बोंको बाबू को लगा जैसे वो आवाज़ सच में सुन रहे हों। लेकिन तुरंत ही कुछ शॉकिंग हुआ। वही क्रोकोडाइल जो पानी में छपैक से गिरा था ना, वही क्रोकोडाइल पानी से बाहर आ गया। और जब वो बाहर आया तो बोंको बाबू की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये क्या हुआ? उन्होंने देखा कि क्रोकोडाइल का पेट का ज़्यादातर मांस गायब हो गया था, सिर्फ कुछ हड्डियां दिखाई दे रही थीं। और जो थोड़ा बहुत मांस बचा हुआ था पेट का, उस पर 5 छोटी मछलियां चिपकी हुई थीं। वो छोटी मछलियां बहुत तेज़ दांतों वाली, बहुत ही ख़तरनाक थीं। वो मछलियां पिरान्हास थीं, वही मछलियां जो बोंको बाबू देखना चाहते थे। बोंको बाबू अब और नहीं देख पाए। ये सीन इतना डरावना और शॉकिंग था कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया ये सीन। उनके हाथ पैर कांप रहे थे और उनका सर घूम रहा था और दर्द हो रहा था सर में। दोस्तों, बैंग ने पूछा कि अब तो तुम मान गए कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, तुम इंसानों से बेहतर हैं, है ना? बोंको बाबू का हाल बहुत ख़राब हो चुका था। डर और शौक की वजह से उनके होंठ सूख गए थे और उन सूखे हुए होंठों को उन्होंने अपनी ज़ुबान से गीला किया। फिर वो बड़ी मुश्किल से हल्की और टूटी हुई आवाज़ में बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल ज़रूर। एंग ने कहा, ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारे हाथ पैर भी चेक किए हैं। तुम एक इन्फीरियर स्पीशीज़ से बिलोंग करते हो। तुम्हारी जो प्रजाति है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, बहुत ही निचली प्रजाति से बिलोंग करते हो तुम। लेकिन अगर बात सिर्फ इंसानों की करी जाए तो इंसानों के हिसाब से तुम उतने बुरे नहीं हो, मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो। कहने का मतलब ये है कि इंसान तो बड़ा करप्ट होता है ना, बड़ा झूठा मक्कार होता है, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। तो इंसानों की अगर बात करी जाए तुम एक बढ़िया इंसान हो। फिर एंग ने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली। उसने कहा, लेकिन तुम्हारी एक बड़ी वीकनेस है, बड़ी कमज़ोरी है कि तुम बहुत ज़्यादा सीधे हो, बहुत ज़्यादा शरीफ हो, और इसी वजह से तुम लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए, तरक्की नहीं कर पाए। तुम्हें हमेशा इनजस्टिस के अगेंस्ट बोलना चाहिए। अगर कोई बिना वजह तुम्हें हर्ट या तुम्हारी इंसल्ट करे तो उसका प्रोटेस्ट करो, चुपचाप सुनते ना रहो इंसल्ट को। हर बात चुपचाप सह लेना गलत है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी भी जीव के लिए। अगर कोई गलत करे तो उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, जुल्म को चुपचाप नहीं सहना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एंग समझा रहा है कि जुल्म को चुपचाप मत सहो। अगर जुल्म हो रहा है, तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, तुम्हारे साथ में इनजस्टिस हो रही है, तो उसके खिलाफ बोलो, स्टैंड लो अपना। एंग आगे कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे यहाँ इस वक्त नहीं होना चाहिए था। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे अब जाना चाहिए।
गुड बाय मिस्टर एंग, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेड योर। बोंको बाबू का सेंटेंस पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एंग वहाँ से चला गया। एंग इतनी तेज़ी से गया कि बोंको बाबू बस देखते ही रह गए। दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी बची हुई है जो मैं पार्ट थर्ड में कवर करूँगा। आपके स्क्रीन के ऊपर पार्ट थर्ड आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो और जानो कि बोंको बाबू अब आगे क्या करेंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।